हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिजिक्स पार्ट 13 के साथ मैं फिर से आज के सीरीज को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम्स में, चाहे वो ग्रुप डी हो या आरआरबी जेई हो या एनटीपीसी हो, सब में पूछे गए हैं। और मैं इस तरीके से सीरीज को करवा रहा हूँ कि आपका एक ब्रीफली रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी सीरीज को पहले नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को अवशोषित कर लेता है। तो अब ब्लॉटिंग पेपर स्याही को अवशोषित कैसे करता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है आपके कैपिलरी एक्शन के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए कि एक पतली सी ये ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, नली है। जब इसको हम बाल्टी में पानी भर के और इस नली को डुबाते हैं तो देखिए पानी के अणुओं के बीच में असंजक बल लगता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ससंजक बल लगता है। तो धीरे धीरे ये पानी के अणु इस नली से चिपकते हुए और ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस गुण को ही हम कैपिलरी या केशिकत्व कहते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए लालटेन की बत्ती, लालटेन की बत्ती में जो तेल चढ़ जाता है, या कह लीजिए स्पंज जब रखते हैं आप तो उस पानी सोख लेता है, या आप कह लीजिए कि रुई रखते हैं तो वो भी पानी सोख लेती है। तो ये सब कैपिलरी एक्शन के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दबाव के संदर्भ में मापा जाता है। देखिए दोस्तों, आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि दबाव क्या होता है। तो आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो यहाँ पर बल, ये होता है बल और ए होता है हमारा क्षेत्रफल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी द्रव्यमान और घनत्व का रिलेशन आपको पता ही है कि हमारा जो घनत्व होता है वो होता है m अपॉन v, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है। और अगर हम वर्क डन की बात करें, कार्य की बात करें, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। अगर हम स्ट्रोबोस्कोप की बात कर लें, ये क्या करता है? तो ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है या मापता है, फ्रीक्वेंसी को मापता है। दूरबीन को तो आपको पता ही है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु को देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? देखिए इसका जवाब होगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, मान लीजिए कि ये हमारा है थर्मोस्टेट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये क्या करता है, जब हीट इंक्रीज होती है तो कंट्रोल करता है, इंक्रीज नहीं होने देता है, और जब हीट डिक्रीज होती है तो इसको डिक्रीज नहीं होने देता है, डिक्रीज होने से इसको रोक देता है। मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। थर्मामीटर आपको पता ही है, थर्मामीटर के द्वारा हम बुखार नापते हैं। पायरोमीटर की अगर हम बात कर लें तो जो पायरोमीटर होता है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। कितने हाई? कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, उससे उसको पायरोमीटर मेजर करता है। 800 डिग्री का टेम्परेचर, उससे ऊपर। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, थर्मोकपल के बारे में मैं आपको बता दूं। थर्मोकपल क्या होता है कि दो अलग अलग वायर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉपर का वायर है और ये मान लीजिए हमारा एल्यूमिनियम का वायर है। दो वायर को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इसका दो जंक्शन है जहाँ पे कनेक्टेड है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये डिवाइस भी टेम्परेचर मेंटेन करने का ही काम करती है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। तो ये था थर्मोकपल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो बहरहाल अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें तो थर्मोस्टेट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आमतौर पर गैलन का उपयोग किया जाता है। देखिए बैरल के संदर्भ में गैलन का उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि एक बैरल में क्वेश्चन पूछता है कितना लीटर होता है, तो 158.98। आप 159 लीटर भी याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक बैरल में कितना गैलन होता है, तो 42 गैलन होता है। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इसको चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शाफ्ट की रोटेशन गति निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए इसके लिए जो है हम प्रयोग करते हैं टैकोमीटर। अब देखिए स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, ये आपका तात्कालिक वेग बताता है। क्योंकि जैसे पूछ लेता है कि स्पीडोमीटर तात्कालिक वेग बताता है या सिर्फ स्पीड बताता है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये तात्कालिक वेग बताता है, ये तात्कालिक वेग बताता है। एनीमोमीटर क्या करता है, एनीमोमीटर आपकी विंड स्पीड और डायरेक्शन बताता है, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो एनीमोमीटर के बारे में भी कई बार पूछा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कंप्लीट परिवर्तित करता है, वो होता है हमारा रेक्टिफायर। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर क्या करता है, गैसों को कंडेंस करता है, गैस को कंडेंस करता है, ठीक है, कूलिंग के जरिए टेम्परेचर गिरा देता है, गैसें कंडेंस हो जाती हैं और हमें ठंडा अनुभव लगता है। एम्पलीफायर क्या करता है, ये हमारा पावर सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, पावर सिग्नल को इंक्रीज करता है। फिल्टर का काम क्या होता है, ये अनवांटेड सिग्नल को हटाने का काम करता है, अनवांटेड सिग्नल को हटाता है। तो ये इन सब का बेसिक फंडा था जो मैंने आपको बता दिया, ताकि आप भूले नहीं इसको। हालांकि अपने आप में एम्पलीफायर या रेक्टिफायर या फिल्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन हमें बस इतने से ही मतलब है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है। देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा फोकस दूरी बदलने का। देखिए मान लीजिए कि हमारे आंखों में अगर हम लेंस की बात करें, तो मान लीजिए कि हमारी आंखों में लेंस कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि छवियों के संदेश मस्तिष्क को भेजने का काम कौन करता है, वो करता है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व रेटिना के पास होती है, ठीक है, वो संदेश को, छवियों के संदेश को मस्तिष्क तक भेजने का काम करती है। और जो हमारा ये लेंस होता है, लेंस के पहले हमारे में एक द्रव्य होता है जिसको काचाभ द्रव्य कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव, मतलब कि मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं विट्रस कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आंखों को चोट लगने से बचाने का काम करता है। तो ये एक मतलब कि आउटलाइन थी आंख की जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, तो होती हैं 2000 से 8000, ठीक है, टेस्ट बड्स, जिसके द्वारा हमको स्वाद का अनुभव होता है कि चीज़ें मीठी हैं या नमकीन है या खट्टी हैं, कुछ इस तरीके से। तो ठीक है अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। बैरोमीटर के रीडिंग में धीमी वृद्धि किसका संकेत है। बैरोमीटर के रीडिंग में अब देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक अंदाजा लगाइए। तो देखिए जब तेजी से गिरता है उस समय तूफान या चक्रवात की बात होती है, जब धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमारा मौसम जो होता है वो साफ होने का संकेत होता है। एक हम अंदाजा लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बर्नौली की प्रमेय पर द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रयोग करते हैं वेंचुरी मीटर का, ठीक है। अगर हम हाइड्रोमीटर की बात कर लें तो ये क्या है, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी नापता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है
सापेक्षिक घनत्व, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर क्या करता है, सापेक्षिक आर्द्रता नापता है, मतलब कह लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापता है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मतलब वायु में कितनी आर्द्रता है। ओडोमीटर की अगर हम बात कर लें, ये क्या करता है, ये गाड़ियों में लगा रहता है, ये डिस्टेंस मापने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस प्रभाव पर आधारित है। तो वो होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। देखिए इसमें एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जिसके लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन को नोबेल मिला था, पहली चीज। दूसरी चीज की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक मेटल है और इस पर प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर प्रकाश की किरण आ रही है। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण एक पैकेट्स के रूप में चलती है, जिनको हम फोटान कहते हैं, फोटान। और जब फोटान किसी मेटल पे पड़ता है तो उसको एनर्जी देके उसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्राभिमुख बल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जैसे कि अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं, तो केंद्राभिमुख बल या सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है। और जो हमारी मूवमेंट होती है, अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो इस डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होती है, जहां भी जाएंगे इस डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होगी। तो अगर आप देखेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो है आपका ये जो बल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम इसके द्वारा किया जाने वाला कार्य निकालें तो F इंटू डी, देखिए कार्य अदिश राशि होती है, तो इसको आप जब और ज़्यादा तोड़ेंगे तो आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा, और थीटा 90 है तो कॉस ये 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो वर्क डन है या कार्य है वो शून्य हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेफोमीटर के साथ क्या मापा जाता है। तो नेफोमीटर बादल की मात्रा और गति को मापने का कार्य करता है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो हम रेन गेज से माप लेते हैं, रेन गेज से माप लेते हैं कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है। और अगर हम समुद्र के लवणता की बात करें तो रिफ्रैक्टोमीटर होता है, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से हम सैलिनिटी ऑफ सी या सागर की लवणता ज्ञात करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जो देखिए 4 डिग्री पर। पानी बहुत स्पेशल एलिमेंट होता है, 0 डिग्री पर कम होता है, और जब 0 से 4 तक पहुंचता है तो इसमें इसका घनत्व अधिकतम होता है, इसका आयतन कम होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। अब देखिए एक आपका होता है मोटर, ठीक, एक आपका होता है जनरेटर, ठीक। अब देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। और वही जनरेटर इसका उल्टा काम करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है जनरेटर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि घर पे आप जनरेटर लगवाए रहते हैं तो लाइट चली जाती है, तो जब जनरेटर ऑन करते हैं तो घरों में बिजली आ जाती है। तो इससे आप नहीं भूलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर की बात करें आप तो आप देख लीजिए कि जैसे कि अपने घरों में पानी भरने के लिए टंकियों में हम मोटर लगाए रहते हैं। मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तब जाके हमारे टंकियों में पानी भरा जाता है। तो आप ऐसे याद करिएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। गति के समीकरण में 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में as क्या है। देखिए न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन में एक इक्वेशन होती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब होता है मंदन, ठीक है, माइनस का मतलब होता है मंदन। तो इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो जो मेरा s है, जो हमारा s है
इस S को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, इसको हम कहते हैं विस्थापन, विस्थापन से डिनोट करते हैं। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवेशित चालक पे विद्युत आवेश कहाँ रहते हैं? देखिए, आसान प्रश्न भी है और कंफ्यूजिंग प्रश्न भी है। आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट है और अगर हम उसके ऑक्टेट की बात करें, जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और उसके बाद से ये उसके ऑर्बिट्स हैं, तो उसके सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसी के द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो हम सीधे बता देंगे बाहरी सतह पर जो विद्युत आवेश होते हैं वो बाहरी सतह पर होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में फाउंटेन पेन लीक होता है क्यों? देखिए, इसका सही उत्तर होगा पेन के बाहर वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपके पेन में दबाव ज़्यादा है और बाहर दबाव कम है, तो उस दबाव को मेंटेन करने के लिए हमारी पेन लीक हो जाती है और हमारी पेन से स्याही बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो इसका सही जवाब है पेन के बाहर वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के सुपर इम्पोजिंग को संदर्भित करता है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये हस्तक्षेप, इसको ही आप कहते हैं व्यतिकरण। देखिए, सारे आप लोग टर्म्स याद कर लीजिए, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। पहली चीज़ आप ये याद कर लीजिए कि हस्तक्षेप की बात हो या व्यतिकरण की बात की जाए या इंटरफेरेंस की बात की जाए, ये सारे टर्म एक हैं। अब व्यतिकरण क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए, सुसंगत तरंगों का मतलब होता है कि एक कोहेरेंट सोर्स है, कॉमन सोर्स है, और उससे हमारी दो तरंगें निकल रही हैं जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। एक की F1 है और एक की F2 है। जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम सुपर इम्पोज करते हैं, ये हो गया सुपर इम्पोजिंग। तो कहीं कहीं क्या होता है कि हमारी आवृत्ति बढ़ जाती है और कहीं कहीं हमारी आवृत्ति कम हो जाती है, F1 माइनस F2। ठीक है, तो जहां बढ़ जाती है उसको हम कह देते हैं मैक्सिमा, जहां कम हो जाती है उसको हम कह देते हैं मिनिमा। और यही कंसेप्ट आपके बीट्स में भी आता है, ऐसे ही हमारे बीट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हस्तक्षेप। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।